अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। तो वेलकम करता हूँ आपको एक अदर वीडियो में, जिसमें आज हम देखेंगे सेल्स टैक्स एक्ट 99 का रिटर्न का चैप्टर, जिसमें हम ये देखेंगे कि रिटर्न क्या होती है, कौन सा सेक्शन जो है ना वो रिटर्न के लिए मैंडेटरी किया गया है, और जो टॉपिक हमारे इसमें कवर होंगे वो मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से टॉपिक हमने इस वीडियो में कवर करने हैं। उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि रिटर्न का सेक्शन कौन सा है, सेल्स टैक्स के रिटर्न का। फिर उसके बाद अगर कोई अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या लीगल ऑब्लिगेशंस हैं, कमिश्नर से कब कब अप्रूवल लेनी पड़ती है रिटर्न रिवाइज करने की, और कब कब अप्रूवल के बगैर ही आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन होगा। देन उसके बाद एक्सटेंशन का क्या प्रोसीजर होता है, एक्सटेंशन क्या होती है, रिटर्न में एक्सटेंशन कैसे ली जाती है, और ये कितने दिन की एक्सटेंशन होगी, कमिश्नर के पास कितनी पावर है एक्सटेंशन देने की, और चीफ कमिश्नर की कितनी पावर है एक्सटेंशन देने की, वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कि रिटर्न में और फाइनल रिटर्न में क्या डिफरेंस है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये, आपको ये लाजमी पता होना चाहिए। एज अ इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू इंटरव्यू के क्वेश्चन में आपसे रिटर्न के क्वेश्चन लाजमी होंगे कि सेल्स टैक्स का कौन सा एक्ट है जो रिटर्न के बारे में डील करता है या रिटर्न के चैप्टर को डील करता है। तो ये अब हम देखेंगे आज इस वीडियो में, इंशाल्लाह कवर करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि सारे का सारा एफबीआर जो है वो रिटर्न के ऊपर ही बेस कर रहा है। इससे प्रीवियस हमने चैप्टर 2 भी कर लिया है, चैप्टर 3 भी हमने कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और चैप्टर 4 भी इसका हमने कर लिया है। तीनों वीडियो इसकी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप उस मेरे चैनल से विज़िट कर सकते हैं, अदरवाइज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा और यहाँ पर इसके थंबनेल भी चल रहे होंगे। तो अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की, तो फिर आपके लिए ये वीडियो बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। या अगर आप टैक्स के स्टूडेंट हैं या टैक्स कंसल्टेंसी कर रहे हैं, अभी स्टार्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, इसको डील करता है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, सेक्शन 26 है इसका रिटर्न का। इसका सब सेक्शन 1 है कि जो जिसके ज़रिए किसी भी रजिस्टर्ड पर्सन पर ये ऑब्लिगेशन आती है कि वो अपनी रिटर्न को फाइल करे। तो क्या कहते हैं, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश नॉट लेटर देन द ड्यू डेट अ ट्रू, कंप्लीट एंड करेक्ट रिटर्न इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म टू द designated bank or any other effect specified by the board, indicating the purchases and the supplies made during a tax period। उस रिटर्न के अंदर ये चीज़ें उसकी होनी चाहिए कि उसने सप्लाईज कितनी की है और कितनी उसने परचेजेस की हैं, और जिस बैंक में जो डेजिग्नेटेड किया गया बैंक, उस बैंक में वो अपना टैक्स जमा करवाएगा उस रिटर्न के साथ जो बनता है। ड्यू डेट से बाद वाली रिटर्न कंसीडर नहीं होगी, वो फिर पेनल्टी और उसमें फ़ाइन चार्ज किया जाएगा। ये ड्यू डेट की बात हो रही है। अभी हम आगे जाके देखेंगे कि ड्यू डेट कब होगी इसकी। वैसे ऑलरेडी जो डेफिनेशन का मेरा लेक्चर रिकॉर्ड है उसके अंदर ये मौजूद है कि ड्यू डेट जो होती है सेल्स टैक्स रिटर्न की, हर महीने की 15 तारीख तक उसकी डेट ड्यू कंसीडर होती है। ठीक हो गया। आगे प्रोवाइजो में कहता है, प्रोवाइडेड दैट द बोर्ड में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट रिक्वायर एनी पर्सन और अ क्लास ऑफ अ पर्सन टू सबमिट रिटर्न क्वार्टरली बेसिस। ठीक हो गया। ये इतना कोई नहीं, असल में आप इसमें से देखना आपने सिर्फ ये कि सेक्शन 26 जो है ना वो रिटर्न को डील करता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाए जी, सब सेक्शन 3 क्या कहता है, अ रजिस्टर्ड पर्सन में सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू हैविंग jurisdiction file a revised return within 120 days of the filing of return under subsection 1।
120 दिन के अंदर आपने अगर रिटर्न रिवाइज करनी है तो आप कमिश्नर से अप्रूवल लेके अपनी रिटर्न रिवाइज करते हैं। सब्जेक्ट टू का मतलब एक है 60 डेज़ की रिवीजन, विद इन 60 डेज़ अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होगी, आप अपनी रिटर्न जो है विद इन 60 डेज़ रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने उस बियॉन्ड चले गए तो फिर आपको कमिश्नर की अप्रूवल की ज़रूरत होगी। Provided that the approval under this subsection shall not be required if the revised return, इसको ज़रा बड़ा कर लेते हैं ताकि मज़ीद क्लियर हो जाए। ये सेकंड प्रोवाइजो कह रहे हैं इफ़ द रिवाइज रिटर्न इज़ फाइल्ड विद इन 60 डेज़। तो ये MCQs बन सकता है आपसे, ये क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है कि अगर आप 60 डेज़ के अंदर रिवाइज करना चाहते हैं अपनी रिटर्न तो यू हैव नॉट नीड टू अप्रूव्ड द एप्लीकेशन। Either the tax payable therein is more than the amount paid or the refund claimed therein is less than the amount is claimed under the return sought to be revised। अब एक है 60 डेज़ के अंदर रिटर्न, और एक और चीज़ है कि अगर आप अपनी रिटर्न रिवाइज करना चाहते हैं जिसमें आप 60 डेज़ से भी बियॉन्ड कर गए हैं, तो जो पिछली आपने रिटर्न फाइल की है उसमें आपने जो टैक्स दिया है वो 100 रुपीज़ दिया है। अब आपने जो रिवाइज कर रहे हैं रिटर्न, इसमें आप कहते हैं जी मेरा 100 नहीं 150 रुपीज़ बनता था तो मुझे अलाउ किया जाए। तो अगर आप 150 देंगे तो ऑटोमेटिक ही आपकी रिटर्न रिवाइज हो जाएगी और रिटर्न सबमिट हो जाएगी। या जो आपने रिफ़ंड पिछली रिटर्न में क्लेम किया है वो 100 रुपीज़ है, अब आप कहते हैं मेरा रिफ़ंड 100 नहीं बनता था, मेरा रिफ़ंड 50 रुपीज़ बनता था, रिफ़ंड कम कर दिया आपने, तो इस कंडीशन से भी आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। इस साल से पहले तो ये काम हो रहा था कि IRS में जाकर अगर आप ये कंडीशन अप्लाई करते थे अपनी रिटर्न पे, चाहे 120 दिन के बाद 60 दिन के बाद भी, तो फिर आपकी रिटर्न रिवाइज हो जाती थी। लेकिन अब 2024 से ऑनवर्ड ये सिस्टम अभी तक दोबारा से ऑन नहीं किया गया, सिर्फ 60 डेज़ की ऑप्शन अवेलेबल है, उसके बाद फिर अप्रूवल पे काम चला जाता है। कमिश्नर से अप्रूवल होगी तो उसके बाद आप अपनी रिटर्न रिवाइज कर सकेंगे। तो ये वाली चीज़ें क्लियर हो गई इसमें, बस इसमें और नहीं कुछ करने वाला। आगे आ जाएं जी। आगे सेक्शन 26A भी ओमिट कर दिया है, 26AA भी ओमिट है और 26A भी आ जाता है जो कि एक्सटेंशन को डील करता है कि अगर हमारी रिटर्न हमने फ़ाइल की ही नहीं, अभी हम चाहते हैं कि हमें एक्सटेंशन मिल जाए मज़ीद कुछ दिनों की, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा, क्या करना होगा। आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन फ़ाइल करनी होगी, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और उसमें एक सॉलिड रीज़न लिखेंगे कि इस रीज़न की बिना पर मुझे टाइम दिया जाए ताकि मैं अपनी रिटर्न को अच्छे तरीके से रिवाइज़ कर सकूं, हमें ये प्रॉब्लम है, हम अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, वो आपको सेक्शन 26A भी इजाज़त देगा। अ रजिस्टर्ड पर्सन required to furnish a return under section 26 may apply in writing में अप्लाई करेगा to the commissioner for an extension of time to furnish the return। जो jurisdiction उसकी होगी उस कमिश्नर को ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई कर देगा कि भी मुझे एक्सटेंशन की An application under subsection 1 shall be made by the date for furnishing by the due date। लास्ट डेट पे ऑब्वियसली ये फ़ाइल की जाएगी क्योंकि उससे पहले तो एक्सटेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, आपके पास तो ऑलरेडी टाइम है, तो ये लास्ट डेट पे आप जब फाइल करेंगे उसके बाद आपको टाइम मिल जाएगा। अच्छा, उस रिटर्न में आपने लिखना क्या क्या है, किस किस रीज़न पर आपको जो है ना वो मिल सकती है। सबसे पहले तो कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए, कोई जेन्युइन रीज़न होनी चाहिए जिसकी बिना पर आपको एक्सटेंशन देने के बारे में सोचा जाए, या उसके अलावा कोई जेन्युइन नहीं भी है तो आप एब्सेंस फ्रॉम पाकिस्तान है तो फिर ये एक जेन्युइन रीज़न है, आप पाकिस्तान में नहीं है, आपके आने पर ही आपकी रिटर्न फाइल होगी तो भी आप एक्सटेंशन के लिए कर सकते हैं। या कोई अदर मिस एडवेंचर हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, LA का आपका जो आपका एजेंट है, अकाउंटेंट है, उसके साथ कोई मिसहैप हो गया तो इस रीज़न की बिना पर भी आपको एक्सटेंशन मिल सकती है। या कोई अदर रीज़न है आपको बतानी पड़ेगी, कमिश्नर को आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, तब आपको रिटर्न की एक्सटेंशन मिल सकती है। ये अब कितने दिन की मिलती है ये सेक्शन 4 डील करेगा, इसका सब सेक्शन 4 कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम अंडर सब सेक्शन 3 shall not exceed
15 डेज फ्रॉम द डेट फर्निशिंग द रिटर्न, वो कह रहा है कि 15 डेज से ज़्यादा नहीं दे सकते हम। ठीक हो गया, ये कमिश्नर की बात हो रही है कि कमिश्नर आपको 15 डेज की जो है ना वो एक्सटेंशन दे सकता। 15 डेज गुजर गए, अभी भी आपकी जो सॉलिड रीज़न थी वो सॉल्व नहीं हो पाई तो अब क्या होगा, अब आपके पास एक नेक्स्ट फॉर्म आ जाता है जिसमें चीफ कमिश्नर आ जाता है जी। सबसेक्शन 5, एन एक्सटेंशन और अ फर्दर एक्सटेंशन ऑफ अ टाइम ग्रांटेड बाय अंडर सबसेक्शन 3, 4 एज द केस वी शैल नॉट बी पर्पज ऑफ चार्ज ऑफ डिफर, नहीं यहाँ पर नहीं, ये वाला प्रोवाइजो दैट वेयर द कमिश्नर हैज नॉट ग्रांटेड एक्सटेंशन फॉर फर्निशिंग द रिटर्न अंडर सबसेक्शन 3 और 4, द चीफ कमिश्नर मे एन एप्लीकेशन made by the registered person for extension of a further extension as the case may be granted extension or further extension for a period not exceeding 15 days। तो वहाँ पर भी आपको 15 दिन की चीफ कमिश्नर से आपको क्या मिल सकती है, एक्सटेंशन मिल सकती है। अब आ जाते हैं जी स्पेशल रिटर्न, ये भी कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशल रिटर्न किसी सर्कमस्टांसिस पर कमिश्नर किसी को डायरेक्ट कर सकता है, या कोई ऐसी हैपनिंग हो गई है जिस पर वो कमिश्नर कह रहा है कि हमें रिटर्न फाइल करें इमीडिएटली, तो वो एक किस्म की स्पेशल रिटर्न होती है। फाइनल रिटर्न क्या होती है, सेक्शन 28 इसको डील कर सकता है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल रिटर्न और अ रिटर्न एंड अ फाइनल रिटर्न। नॉर्मल रिटर्न तो वही होती है कि जिसमें आपने अपनी सेल परचेज़ के बारे में बताना होता है, कितनी सप्लाईज हुई, कितनी परचेजेस की आपने, कितना इनपुट टैक्स है, कितना आउटपुट टैक्स हुआ। फाइनल रिटर्न क्या होती है, इफ़ अ पर्सन अप्लाइज फॉर डी रजिस्ट्रेशन, हमने जो इसका चैप्टर आई थिंक 2 किया था जिसमें तमाम रजिस्ट्रेशंस के हमने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े थे, जिसमें डी रजिस्ट्रेशन, सस्पेंशन, ब्लैक लिस्टिंग के बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था। उस चैप्टर में हमने ये भी पढ़ा था कि व्हाट इज़ मीन बाय डी रजिस्ट्रेशन। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका चैनल मिल जाएगा और इस मेरे यहाँ पर थंबनेल भी उसका चल रहा होगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी वीडियो हमने जाकर देखनी है। तो अगर आपने पहले वो वीडियो ली है तो वेल एंड गुड। हाँ, अगर एक बंदा डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करता है तो उसके लिए उसे मैंडेटरी है कि वो अपनी क्या करेगा, फाइनल रिटर्न देगा। इन टर्म ऑफ सेक्शन 21 he shall before such deregistration furnish a final return to the commissioner in the specified form in such manner and at such time as directed by the commissioner। प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में होगा, स्पेसिफाइड फॉर्म में होगा, जो आपको सेल्स टैक्स रूल 2006 के अंदर इसका फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपने जब फाइनल रिटर्न देनी है तो किस किस चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है, कौन कौन सी आपने बातें उसमें लिखनी है, कौन कौन सी आपने एंट्रीज उसमें इंक्लूड करनी है, तो वो आपकी फिर फाइनल रिटर्न कंसीडर होगी। तो सिंपल मेन पॉइंट इसका ये है कि जी डी रजिस्ट्रेशन पर जो रिटर्न दी जाती है वो फाइनल रिटर्न होती है, और जो नॉर्मली हम मंथली पे कर रहे होते हैं विदाउट एनी कंडीशन के डी रजिस्ट्रेशन या कुछ और, तो वो आपकी रिटर्न नॉर्मल रिटर्न होती है। उस नॉर्मल रिटर्न का जो ड्यू डेट होती है वो हर महीने की 15 तारीख होती है। हर महीने की 15 तारीख को आपने पिछले महीने की जो रिटर्न है वो जमा करवानी होती है, जबकि फाइनल रिटर्न की कोई ड्यू डेट नहीं होती। वो जब आपको रिक्वायरमेंट होती है तब आपको फाइनल रिटर्न जमा करवानी पड़ती है। रिटर्न डीम टू हैव बीन मेड, वो कह रहे हैं कि ऐसी रिटर्न जिसको समझा जाएगा कि रिटर्न वाकई जमा हो गई है, वो क्या है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने किसी एजेंट को अथॉरिटी दी है, अपने किसी वकील को अथॉरिटी दी हुई है कि आप मेरी रिटर्न फाइल कर दें। अब जबकि उस पर तो मैंडेटरी था ही नहीं, मैंडेटरी तो असल में आप पर था, आप रजिस्टर्ड पर्सन थे, लेकिन वो आपके बिहाफ पर काम कर रहा है। जब वो आपकी रिटर्न सबमिट कर देगा तो यही समझा जाएगा कि आपकी रिटर्न सबमिट हुई है, आपकी लायबिलिटी डिस्चार्ज हो गई है। तो इसको कहते हैं रिटर्न डीम टू बी फर्निश्ड, रिटर्न हैव बीन मेड। तो ये हमारा चैप्टर जो 5 था वो ऑलमोस्ट कवर हो गया। इतना ज़्यादा लेंथी नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। अगर आप ये डिटेल वाइज पढ़ना चाहें वर्ड बाय वर्ड तो आप पढ़ लीजिएगा इसको, बल्कि पढ़कर ही जाइएगा ताकि आपका क्लियर हो जाए। तो अगर इसमें कोई मसला है, कोई आपको कन्फ्यूजन आ रही है कहीं पर, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में इसका आप क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की टैक्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए डेली बेसिस पर इंशाल्लाह लाता रहूँगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज़।